हेलो। जय हिंद फ्रेंड्स। हम भारतीय संविधान के तहत जो है भारत का जो है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो है भारत के उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको जो है उनके पद से जो है कैसे हटाया जाता है, इसके बारे में जो है संसद ने क्या कानून बनाया है उसके बारे में समझेंगे। और भारतीय संविधान में जो प्रावधान किया गया है न्यायाधीशों को हटाने का, उसकी जो है प्रक्रिया देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उनके पद से जो है हटाने के लिए जो प्रावधान किया गया है वह जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के क्लॉज 4 में दिया गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कि जज को जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के क्लॉज जो है 4 में जो है क्या प्रावधान दिया गया है। उसके बाद हम देखेंगे जो है अनुच्छेद 124 का क्लॉज 5, क्योंकि अनुच्छेद 124 के क्लॉज 5 में जो है संसद को यह शक्ति दी गई है कि न्यायाधीशों को जो है उनके पद से हटाने के लिए जो है कौन सी प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा, उस प्रोसीजर से संबंधित जो है कानून बनाने की शक्ति दी गई है। और अनुच्छेद 124 के खंड 5 का प्रयोग करते हुए जो है भारत की संसद ने जो है एक कानून बनाया है, वह है जो है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 बनाया है। इसके तहत जो है जब किसी न्यायाधीश को उससे पद से जो है हटाया जाता है या हटाया जाना है, तो इसके तहत जो है दी गई प्रक्रिया को जो है फॉलो किया जाता है। लेकिन जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वह समान दी गई है और जो है एक ही प्रोसीजर या प्रक्रिया का फॉलो करके जो है हटाया जा सकता है। जो यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की जो है प्रक्रिया दी गई है भारतीय संविधान में, या जो ये न्यायाधीश जांच अधिनियम के तहत दी गई यह प्रक्रिया जो है बहुत ही मतलब कि कठिन प्रक्रिया है। और इस कारण जो है आज तक जो है मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया का जो है प्रयोग करके जो है किसी भी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सका है। क्योंकि जब किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए जो है कोई प्रस्ताव जो है संसद में लाया जाता है, तो या तो वो प्रस्ताव जो है पास ही नहीं हो पाता है या फिर उससे पहले ही जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है रिज़ाइन देके जो है अपने पद से जो है त्यागपत्र दे देते हैं, रिज़ाइन देके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि अनुच्छेद 124 4 में सबसे पहले क्या प्रावधान है। तो अनुच्छेद 124 4 में जो है यह प्रावधान किया गया है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मतलब कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाएगा उसके लिए हटाने का आधार क्या है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जो है केवल हटाने के 2 ही आधार दिए गए हैं, जिनके आधारों पर अगर वह न्यायाधीश दोषी पाया जाता है तो उसको हटाया जाएगा। तो इसमें से जो पहला आधार है वह है साबित कदाचार यानी प्रूव्ड मिसबिहेवियर, और दूसरा जो आधार है असमर्थता यानी इनकैपेसिटी। तो सिर्फ 2 ही आधार हैं, यानी एक साबित यदि उसका जो बिहेवियर है मिसकंडक्ट है वह साबित हो गया है, और दूसरा या इनकैपेसिटी जो है साबित हो गई है, तो केवल इन दोनों आधार पर ही जो है उसको हटाया जा सकता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं अनुच्छेद 124 के तहत जो है सबसे पहले क्या दिया गया है। तो अनुच्छेद 124 के खंड जो है या क्लॉज 4 में यह दिया गया है कि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा और कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा जो है किसी जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जो है हटाया जा सकता है। यानी संसद के प्रत्येक सदन, यानी संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा द्वारा अलग प्रस्ताव पारित किया जाएगा और राज्यसभा द्वारा अलग प्रस्ताव पारित किया जाएगा। और जो है
वह प्रस्ताव जो पारित किया जाएगा वो सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा, यानी उस सदन की संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थित और मतदान देने वाले कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा उस प्रस्ताव को पारित होना चाहिए और संसद के उसी सत्र में जो है वह राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाएगा और उसी सत्र में जो है राष्ट्रपति यदि आदेश दे देता है या उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो न्यायाधीश का पद जो है रिक्त मान लिया जाएगा या रिक्त हो जाएगा। ये तो प्रावधान जो है अनुच्छेद 124 के क्लॉज 4 में जो है संविधान के तहत दिया गया है। अब हम इसकी प्रक्रिया को देखते हैं। इसकी प्रक्रिया जो है कैसे चल होती है, उसके बाद जो है संसद में कैसे जो है उस प्रस्ताव को रखा जाता है। तो इस प्रक्रिया क्या जो है इसकी फॉलो की जाएगी, उसके लिए जो है संसद ने अनुच्छेद 124 के क्लॉज 5 की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए जो है न्यायाधीश जांच अधिनियम जो है 1968 बनाई है मतलब संसद। तो इसी के तहत जो है न्यायाधीश को हटाने की जो है प्रक्रिया दी गई है। इसी प्रक्रिया के तहत जो है किसी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जो है हटाया जा सकता है। इसमें जो प्रक्रिया दी गई है वह भी प्रक्रिया जो है काफ़ी कठिन प्रक्रिया है, जिसका पालन करते हुए जो है किसी न्यायाधीश को हटाया जाएगा। तो इसमें जो है न्यायाधीश जांच अधिनियम में जो है 1968 के तहत जो है क्या प्रक्रिया दी गई है, संक्षेप में यहाँ पे हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले जो है जो न्यायाधीश को हटाने का जो प्रपोजल होता है या प्रस्ताव होता है वह या तो राज्यसभा या तो लोकसभा दोनों सदनों में से किसी भी सदन में जो है पेश किया जा सकता है। यदि प्रस्ताव राज्यसभा के सांसदों द्वारा लाया जाता है तो वह जो है कम से कम 50 सांसदों द्वारा जो है समर्थित होना चाहिए, यानी 50 सांसद जो है उस प्रस्ताव पे जो है अपने हस्ताक्षर करेंगे, तब वह प्रस्ताव जो है राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। दूसरी चीज़, यदि जो है वह प्रस्ताव जो है न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव जो है लोकसभा में लाया जाता है तो लोकसभा के कम से कम जो है 100 सांसद जो है उस प्रस्ताव को जो है समर्थित करेंगे और उस पर अपना हस्ताक्षर करेंगे, तब जो है वह प्रस्ताव जो है लोकसभा में लाया जा सकेगा। उसके बाद जो है लोकसभा या राज्यसभा का या सभापति और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। यदि जो है लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई भी सभापति या अध्यक्ष अगर प्रस्ताव को जो है स्वीकार कर लेते हैं, यानी कि स्वीकार कर लेते हैं उस पर आगे कार्यवाही करने के लिए, तो जो है लोकसभा का अध्यक्ष अगर लोकसभा में पेश किया गया है तो यदि राज्यसभा में पेश किया गया है तो राज्यसभा का सभापति एक जांच समिति 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन करेंगे। जो जांच समिति गठित की जाएगी वह जांच समिति जो है न्यायाधीश के जो है बिहेवियर या इनकैपेसिटी के बारे में जो है जांच करेगी और जांच करने के बाद जो है अध्यक्ष या सभापति को अपनी रिपोर्ट जो है सौंपेगी। और यदि उस रिपोर्ट में यह पाया जाता है कि जो है सांसद जो है मिसकंडक्ट या मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी का दोषी है तो जो है तब उसके बाद जो है संविधान के अनुच्छेद 124(4) में जो प्रक्रिया दी गई है संसद उस प्रक्रिया को अपनाएगी। सबसे पहले जो है दोनों सदनों द्वारा जो है अलग अलग उस प्रस्ताव को पास किया जाएगा, यानी सदस्य संख्या कुल सदन की सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थित और मतदान देने वाले कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा उस प्रस्ताव को पारित जो है किया जाएगा। और उसके बाद जो है उसी सत्र में जो है राष्ट्रपति के समक्ष जो है उसको प्रस्तुत किया जाएगा। यदि उस प्रस्ताव पर जो है राष्ट्रपति जो है हस्ताक्षर कर देता है या उसको उस पर आदेश देता है तो वह राष्ट्रपति तो जो न्यायाधीश है उच्चतम न्यायालय का वह अपने पद से जो है हट जाएगा। यहाँ पे जो है ये प्रक्रिया पूरी जो प्रक्रिया चलती है यह प्रक्रिया जो है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत जो है ये प्रक्रिया दी गई है और इसी प्रक्रिया के तहत जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
तो यहाँ पे एक प्रश्न और जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि जो है संसद सत्र में है और कोई प्रस्ताव जो है न्यायाधीश को हटाने के लिए जो है लाया जाता है संसद में, तो जो है वह प्रस्ताव जो है यदि लोकसभा के सदस्यों द्वारा लाया जाता है, तो वह लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्ताव जो है दिया जाएगा। यदि राज्यसभा के सदस्यों द्वारा लाया जाता है, तो राज्यसभा के सभापति को उस प्रस्ताव को दिया जाएगा। लेकिन यदि संसद जो है सत्र में नहीं है, तो उस प्रस्ताव को जो है राष्ट्रपति को जो है दिया जाएगा, और राष्ट्रपति उसके पश्चात अध्यक्ष या सभापति को जो है उस प्रस्ताव को वापस कर देगा। उसके बाद जो अध्यक्ष होगा या सभापति होगा आगे की कार्रवाई करेगा। तो यहाँ पे जो है न्यायाधीश को जो है इसी प्रक्रिया का उपयोग करके जो है हटाया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 124 का खंड 4 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है कि न्यायाधीश को उसके पद से जो है कैसे हटाया जा सकता है। इसको जो है संक्षेप में हमने जो है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 भी देखा। अब आगे जो है आज हम अनुच्छेद 124 को जो है समाप्त करेंगे। तो इसमें अभी दो क्लॉज यानी दो खंड और बाकी है। अनुच्छेद 124 का क्लॉज 6 और अनुच्छेद 124 का क्लॉज 7। यहाँ पे हम देखते हैं कि अनुच्छेद 124 के क्लॉज 6 में जो है यह दिया गया है कि न्यायाधीश जो है उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश है उनके शपथ ग्रहण के बारे में जो बताया गया है। तो इस क्लॉज में यह कहा गया कि जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति जो है भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को जो है उसको पद ग्रहण करने से पहले जो है शपथ दिलाएगा। तो अनुच्छेद 124 के क्लॉज 6 में यही बताया गया है कि शपथ जो है दिलाई जाएगी राष्ट्रपति द्वारा या उसके द्वारा जो है कोई भी नियुक्त व्यक्ति जो है तीसरी अनुसूची में यानी थर्ड शेड्यूल में दिए गए प्रारूप के अनुसार जो है न्यायाधीशों को जो है शपथ दिलवाएगा। तो यह प्रश्न जो है जनरल नॉलेज में या पूछा जाता है कि जो है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को जो है शपथ यानी ओथ कौन दिलवाएगा, तो राष्ट्रपति दिलवाता है या राष्ट्रपति द्वारा जो है प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलवाता है। अनुच्छेद 124 के जो है क्लॉज जो है 7 को हम देखते हैं। जो है अनुच्छेद 124 के क्लॉज 7 में यह कहा गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष जो है अभिवचन या कार्य नहीं करेगा। मतलब कि यहाँ पे जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत करने पर रोक लगा दी गई है। कोई भी जो है न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा है वह भारत के किसी भी न्यायालय में जो है वकालत नहीं कर सकता है। लेकिन जो है वह विदेश में जाके वकालत कर सकता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके जो है जज बन सकता है, लेकिन भारत में जज नहीं बन सकता है। तो इस प्रकार जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 जो है यहाँ पे जो है समाप्त होता है, जिसमें जो है हमने जो है बहुत ही डिटेल में पढ़ा है उच्चतम न्यायालय की स्थापना या गठन कैसे होता है, उसके बाद जजों की नियुक्ति कैसे होती है, जज की जो है नियुक्त होने की योग्यता यानी क्वालिफिकेशन क्या है, फिर उसके बाद जज को कैसे हटाया जा सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में अनुच्छेद 124 के तहत पढ़ें। आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 125, 126, 127, 128, 129, 130। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग कंपटीशन एग्जामों में जो पूछे जाते हैं।